हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को समझने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं पहले एक बार। ABCD एक समचतुर्भुज आपको दे रखा है। तो पहले बच्चों आपको ये समचतुर्भुज पता होना चाहिए कि होता क्या है, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक। और समचतुर्भुज, अगर ये समचतुर्भुज भी है तो इसका मतलब है इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा अगला गुण इसके पास क्या होता है कि ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर है। तो समचतुर्भुज में एक गुण तो होता है कि चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं, और एक गुण ये होता है कि ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो ये दो गुण होते हैं उसके पास। इसके अलावा और भी होते हैं पर अभी के लिए हमें इसी चीज की जरूरत पड़ेगी। आगे कहा है कि दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए एक डायग्राम बना दिया है। ABCD ये समचतुर्भुज है आपके लिए, और ये जो AC है ये क्या है, आपका विकर्ण। तो ये जो विकर्ण है वो इस A कोण को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब है ये 1 है, ये 2 है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही ये 3 और 4 जो है ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर ये AC जो है इस पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हमें यही चीज सिद्ध करनी है बच्चों कि 1 जो है वो 2 के बराबर है, और यहां पर ये 3 जो है वो 4 के बराबर है। ठीक, ये तो हो गया पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना है कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। फिर अगली बार कहा है कि जो विकर्ण BD है वो कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए डायग्राम फिर अलग से बना दिया मैंने, और ये मैंने बना दिया इसका विकर्ण डायगोनल। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है इस एंगल B को, इस कोण B को समद्विभाजित करता है। सम का मतलब बराबर, द्विभाजित का मतलब दो हिस्सों में। तो इस पूरे कोण के दो हिस्से इसने किए हैं, एक है 5 और एक है 6। तो हमें प्रूव करना है ये दोनों बराबर है। ये जो कोण D है इसके भी दो हिस्से दिख रहे होंगे, 7 और 8, ये दोनों भी बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो BD विकर्ण है इसने कोण B और कोण D को बराबर हिस्सों में बांट दिया है। यही चीज हमें यहां पर सिद्ध करनी है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और सिद्ध करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पर आते हैं बच्चों। क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है तो इसका मतलब है कि AB जो है वो DC के क्या है, समांतर है। पहली चीज तो आप ये समझ लो। तो AB जो है DC के समांतर है। तो इस बेसिस पर ये जो 3 है वो 2 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। रीजन हमें यहां पर लिखना है बच्चों एकांतर अंतः कोण। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से आप ये देखें, ये जो AD है ये BC के समांतर है। AD समांतर है BC के। क्यों लिख रहे हैं समांतर, क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके पास ये वाला गुण होता है कि ये भुजा इसके समांतर हो, ये भुजा इसके समांतर हो। तो ये जो AD है वो इसके क्या है, समांतर है। तो यहां पर भी Z देखेंगे बेटा हम, ये देखो Z बन रहा है। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे के समांतर हो तो Z ढूंढो उसमें। तो ये Z, उल्टा Z दिख रहा है आपको। तो इसके कॉर्नर वाले एंगल्स कौन से हैं, 1 और 4। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो यहां पर भी रीजन आपको लिखना है एकांतर अंतः कोण। ठीक हो गया बच्चों। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा। अब हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं या इस त्रिभुज को, तुम्हारी मर्जी है। मैं इस त्रिभुज को अब लेता हूं यहां पर। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। त्रिभुज ABC में अब इसमें क्या है ऐसा,
अब आपको पता है कि ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। ए बी भुजा किसके बराबर है? बी सी भुजा के। ये चीज ध्यान में रखें। क्यों भुजा बराबर है? क्योंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है? बराबर है। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखें जो हम पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर किसी त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख वाला कोण इसके सम्मुख वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर भी देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका सम्मुख कोण इसके सम्मुख कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के। तो यहां लिखोगे आप कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इसको हम थर्ड लिख लेते हैं। तो अब आपको 3 समीकरण बच्चों यहां पर मिल गए होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से, मतलब इनसे हमें क्या पता चल रहा है। अब जरा बच्चों यहां पर गौर से देखना। पहला समीकरण देख ले क्या है। पहला समीकरण बच्चों ये है कि 3 जो है वो 2 के बराबर है। तो अगर मैं 3 मान लेता हूं कि ये 40 डिग्री है तो क्योंकि ये 2 के बराबर है तो 2 भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। सिंपल, क्योंकि दोनों बराबर है। अब आते हैं 2 समीकरण में। इसमें एंगल 1 है, एंगल 4 है। चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं तीसरे समीकरण में। बच्चों देखो 2 जो है वो 4 के बराबर है, पर तुम वापस जाओगे ऊपर तो 2 हमने कितना मान लिया था? 40। तो फिर यहां पर भी 2 को कितना मानना पड़ेगा? 40 मानना पड़ेगा। पर 2 तो 4 के बराबर है ना, तो 4 भी कितना हो जाएगा? फिर 40 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। आपने शुरू में 3 को मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, 40, 50, 60 कुछ भी मान लो। मैंने 40 मान लिया तो क्योंकि ये 2 के बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब मैं यहां आ गया, एंगल 2 तो 40 मान लिया, तो इसका मतलब एंगल 4 भी कितना हो गया? 40। अब यहां आ जाओ, एंगल 4 यहां पर 40 है तो फिर यहां पर भी एंगल 4 40 ही होगा, पर ये तो एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 1 भी कितना होगा? 40। तो बच्चों ये देखो, जब मैंने एक को 40 माना तो उससे क्या हो गए? सभी कोण 40 40 40 डिग्री के बराबर आ गए। तो 1 भी 40 है, 2 भी 40 हो गया, 3 भी 40 हो गया, 4 भी 40 हो गया, 2 भी 40 हो गया, 4 भी 40 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण हमें यह बताता है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, ये चारों के चारों कोण क्या है? एक दूसरे के बराबर है। इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने चारों के चारों कोण को बराबर सिद्ध कर दिया, लेकिन हमें शुरुआत में क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एंगल 1 को किसके इक्वल लाना था? एंगल 2 के, जो कि अब सिद्ध हो चुका है। और एंगल 3 को किसके बराबर लाना था? एंगल 4 के, तो एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर ला दिया। तो ये बच्चों, ये जो पहला हिस्सा है ना कि दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम आएंगे इस वाले हिस्से को सिद्ध करने के लिए, और तरीका सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है? समांतर। DC समांतर है किसके बच्चों? AB के। तो यहां पर देखिए उल्टा Z बन रहा है। तो कॉर्नर वाले एंगल्स कौन से हो गए? एंगल 5 किसके इक्वल हो गया बच्चों? एंगल 8 के। रीजन इस बार यहां पर खुद लिखो आप, एकांतर अंतः कोण। उल्टा Z बन रहा है ना, ये दोनों समांतर हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको मैं चौथा समीकरण ले लेता हूं। अब इसको और इसको देखो बच्चों, ये दोनों भी समांतर है, शुरुआत में बता चुका था मैं आपको। क्या है कि AD समांतर है, AD समांतर है किसके? BC के।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर z बन रहा है, समांतर है तो z ढूंढना पड़ेगा। तो ये देखो इन्हीं दोनों समांतर लाइंस में ये z बन रहा है। तो कॉर्नर वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, 7 और 6। तो इसका मतलब है एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 6 के। और रीजन यहां पर दोगे एकांतर अंतःकोण, ये आपका 5th हो गया। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसको देखेंगे हम। इसमें कोई भी एक त्रिभुज ले लो, जैसे ये ए बी डी है ना, मैं ए बी डी त्रिभुज ले लेता हूं। तो यहां लिखता हूं मैं त्रिभुज ए बी डी में मैं उसी को पूरा बना देता हूं एक बार। यहां पर ए बी सी डी, ये है आपके पास 5, ये 6 है, ये 7, ये 8। ठीक है, दोबारा बना दिया। अब हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। अब आपको पता है इस वाले चतुर्भुज में चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब है ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। पहले भी बताया जा चुका है। तो हम यहां लिख लेते हैं ए बी किसके बराबर है बच्चों, ए डी के। अब आपको बच्चों ये पता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इस भुजा का सम्मुख कोण क्या है, एंगल 7, और इस भुजा का सम्मुख कोण क्या है, 5। तो हम बोलेंगे एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। अब रीजन क्या लिखना है यहाँ पर आप खुद लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसे हम मान लेते हैं छठा समीकरण। तो चौथा, पांचवा और छठा समीकरण से हमें क्या मिला, चौथा, पांचवा, छठे समीकरण से। आसान है, क्या मिला जरा गौर से देखेंगे आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लो एंगल 5 जो है वो 60 डिग्री है सपोज। तो फिर क्योंकि ये एंगल 8 के बराबर है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया होगा, हो गया। अब आते हैं यहाँ इस वाले में, ठीक हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। यहां पर आ गया हमारे पास। इसमें आ जाते हैं। एंगल 5 को कितना मान लिया था हमने, 60। तो एंगल 5 यहां पर भी तो 60 डिग्री होगा, पर ये तो 7 के बराबर है। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पांचवें समीकरण में। एंगल 7 60 डिग्री है तो देखो एंगल यहां भी 7 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देखें एंगल 5 भी 60 डिग्री है, एंगल 8 भी 60 डिग्री है, एंगल 7 भी 60 डिग्री है, एंगल 6 भी 60 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये चारों के चारों कोण क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर। तो आप लिखोगे कि एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, इक्वल है एंगल 7 के, इक्वल है एंगल 8 के। पर हमें, क्योंकि हमने तो चारों के चारों इक्वल प्रूफ कर दिए, पर हमें क्या चीज दिखानी थी, इक्वल। हमें दिखाना था 5 6 के इक्वल है, और दिखाना था एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। तो इतना ही हमें दिखाना था, तो ये भी दिखा दिया, तो बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हुआ कि हमने ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ प्रूफ करने के लिए कही थी वो हमने प्रूफ कर दी। आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।